की बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी दो पार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेजेपी के 5 विधायक दिल्ली और 5 चंडीगढ़ पहुंचे। सभी विधायकों को दिल्ली आना था, लेकिन 5 विधायक दिल्ली और 5 विधायक चंडीगढ़ पहुंचे हैं। जेजेपी में बिखराव की खबर, बगावत की खबर दिखाई दे रही है। जेजेपी दो पार्ट हो सकती है और ऐसे में जो बचे हुए 5 विधायक हैं वो अगर सरकार की ओर जाते हैं तो आंकड़ा 50 के पार हो जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जो दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी उसमें सभी विधायक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले रामनिवास सुरजाखेड़ा जो फेसबुक पर लिख चुके हैं, हम राम के हैं, राम के रहेंगे, उसके संकेत हैं। आपको बता दें कि और कई विधायक जो हैं उनके ना पहुंचने को लेकर के संशय था ही, और अब यह खबर कि 5 विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं और 5 विधायक जो हैं वो चंडीगढ़ में हैं या दूसरे क्षेत्र में, दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं। यानी जेजेपी में दो पार्ट की ये बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी में बगावत, जेजेपी में बिखराव दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी में बिखराव जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जेजेपी के विधायक हैं वो अब पहुंचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में जो बैठक होनी थी वो उसमें सभी 10 विधायक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जेजेपी के विधायक दिल्ली पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, और इस वक्त बहुत कुछ घट रहा है चंडीगढ़ से दिल्ली तक। चंडीगढ़ में जहां मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ है, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में खबर यह कि जो जेजेपी के विधायक हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। सारे 5 विधायक पहुंच रहे हैं, 5 नहीं पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। तो आप समझिए कि ये जो गणित है जेजेपी का वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी बिखराव की ओर दिखाई दे रही है, और जो पार्टी ने रैली करनी है उसके मंच पर कितने लोग दिखाई देंगे ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अभी मामला जो है वो बिखराव की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जेजेपी में बगावत दिखाई दे रही है। देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, सुरजाखेड़ा, ये ईश्वर सिंह, ऐसे विधायक जिनको लेकर कई तरह के जो संशय हैं, और उस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि जेजेपी में सभी विधायक दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं। ये बड़े खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी के 5 विधायक दिल्ली और 5 विधायक चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये डिवीजन है, अनूप धानक, रामकरण काला वो दिल्ली फार्म पर मौजूद हैं, अमरजीत ढांडा दिल्ली फार्म पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खुद जो दुष्यंत चौटाला हैं वो और उनकी माता, वो 5 विधायक जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन रामकुमार गौतम चंडीगढ़, आपको बता दें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजाखेड़ा, ये वो नाम सामने आ रहे हैं जो वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो यानी जेजेपी में भी इस वक्त एक तरीके से डिवीजन दिखाई दे रहा है। अमरजीत ढांडा दिल्ली में मौजूद हैं, आपको बता दें। इसके अलावा देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, रामकुमार गौतम चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। तो ये सूची सामने आ रही है, और इसमें कई सवाल हैं कि आखिर जेजेपी का भविष्य क्या है। गठबंधन से अलग होने के बाद जेजेपी का भविष्य क्या है, इसको लेकर कई सवाल हैं। जो 10 विधायक हैं उनमें अब पार्टी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले ईश्वर सिंह जो जेजेपी विधायक हैं, कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी पर कई सवाल दाग दिए थे, और अब जो टूट के बाद ये स्थिति दिख रही है, जेजेपी के जो विधायक हैं वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो बढ़ते हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कौन कौन? अनूप धानक, क्योंकि वो मंत्री, इसके अलावा दुष्यंत चौटाला खुद, उनकी माताजी जो विधायक हैं वो खुद, और रामकरण काला और अमरजीत ढांडा, ये दिल्ली में। बाकी विधायक कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच हरियाणा की सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई खबर है कि आज ही सरकार का गठन होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज ही सरकार का गठन होगा। दोपहर करीब 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इससे पहले
इस्तीफा दिया पूरी कैबिनेट के साथ मनोहर लाल ने, और अब हरियाणा निवास में विधायक दल की बैठक होनी है, जहां पर खुद मनोहर लाल मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं, पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़े खबर आपको बता रहे हैं जो इस वक्त की है। पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होनी है। 4 बजे तक ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो जाएगा नई सरकार का, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे किस तरीके से फूल वहां पहुंच रहे हैं, तैयारी हो रही है। कंवरपाल गुर्जर ने एक बड़ा बयान दिया कि सीएम साहब ही सीएम हैं, इसके बहुत मायने हैं। हालांकि तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन नई सरकार का गठन आज ही होगा, ये राजभवन में तैयारियां देखकर अंदाजा लग गया था। और हमारे साथ जनता टीवी INH के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये जो सियासी घटनाक्रम है हरियाणा के संदर्भ में क्या कुछ बयां करता है, ये स्थिति आखिर बनी क्यों? कुल मिलाकर सरकार की छवि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह सरकार 2 हिस्सों में बटी हुई थी वरुण जी। एक भाजपा के रूप में और दूसरी जेजेपी के रूप में। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर थे, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला थे। मनोहर लाल खट्टर को एक संत स्वभाव के राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसा नेता जो निर्लिप्त भाव से समाज के लिए सक्रिय है। मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी में एक समानता है, दोनों ही संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे, मूलतः संघ के प्रचारक थे और परिवार को छोड़कर अपना जीवन देश या प्रदेश के लिए समर्पित किए हुए थे। वहीं दुष्यंत चौटाला के संदर्भ में अगर आप देखें तो उनकी पृष्ठभूमि के साथ में अगर जाते हैं तो देवीलाल एक बड़ा नाम थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और उसके बाद दुष्यंत चौटाला, ये नाम कभी भी उस सम्मान के साथ नहीं देखा गया जिस सम्मान के साथ में देवीलाल जी को देखा जाता था। तो जब परिस्थितियों के चलते ये गठबंधन बना तो 2 अस्वाभाविक लोगों के बीच का समन्वय था। और पिछले 4-4.5 साल में अगर आप देखेंगे तो जिस किस्म के आक्षेप सरकार पर लगे वो अमूमन जेजेपी से जुड़े हुए विभाग या विशेषकर दुष्यंत चौटाला के संदर्भ में ही थे। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर की साफ सुथरी छवि थी, दूसरी तरफ जेजेपी का अपयश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बोझ साफ महसूस हो रहा था। अब जब लोकसभा चुनाव का समय आ गया और 6 महीने बाद विधानसभा होना है, तो ऐसे में इस बोझ को किस हद तक बर्दाश्त किया जाए, कहीं ना कहीं यह भाजपा के मन में था। और इस गठबंधन की कीमत 10 लोकसभा सीटें जिस भाजपा ने जीती उसे चुकानी पड़े, इसके लिए भाजपा तैयार नहीं थी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीती थी। अब जेजेपी अगर ये अपेक्षा पाल रही है कि इसमें से उसे 1 या 2 सीटें मिल जाएं, तो भाजपा इसे क्यों स्वीकार करेगी? तो कुल मिलाकर पहले से अपयश और फिर अपने हिस्से से कुछ देने की संदर्भ में दबाव, भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हुई। जी हिमांशु जी, एक सवाल ये है कि ये जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या ये माने हम कि जो प्रदेश का बीजेपी नेतृत्व था वो हाईकमांड को ये भरोसा दिलवाने में कामयाब रहा कि हमें साथ में चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसे में हमें नुकसान होगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें राज्य इकाई कोई स्वतंत्र रूप से फैसला लेती है जी। हरियाणा के संदर्भ में केंद्रीय नेतृत्व हमेशा निगाह रखता है। फिर आप ये भी देखते होंगे कि एक अजीब किस्म का आत्मीय रिश्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बीच में है। कहीं संवादहीनता नहीं है। मुझे नहीं लगता प्रदेश में कि देश में किसी और मुख्यमंत्री की ऐसी नजदीकी या इतनी सावगोईता के साथ बातचीत की स्थितियां प्रधानमंत्री जी के साथ हो। तो हरियाणा में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा। फिर बात आ जाए अमित शाह की, तो अमित शाह तो रणनीतिकारी थे। 2014 में जब पहली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो उसके संदर्भ में अमित शाह और उनके सिपहसालार कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका, या 2019 के संदर्भ में भूमिका, तो हरियाणा में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आया। हरियाणा भाजपा ये जरूर लगातार बता रही थी कि जेजेपी का साथ कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। सरकार की स्थिरता को लेकर जेजेपी के साथ बने रहना जरूरी नहीं रह गया है, क्योंकि जेजेपी के विधायकों में ही अपनी पार्टी के नेतृत्व के प्रति भरोसा नहीं रह गया है और निर्दलीय तो भाजपा के साथ है ही। तो कहीं ना कहीं इस नतीजे पर अब भाजपा का हाईकमान पहुंचा कि इस बोझ को और उठाना पार्टी हित में नहीं है, इसलिए इस दिशा में कदम उठता हुआ हम देख रहे साफ तौर। जी हिमांशु जी, जैसे आपने कहा जेजेपी विधायकों की बात की, 10 में से सिर्फ 5 विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, 5 पहुंचे नहीं हैं। जेजेपी बिखराव की ओर है, यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, ये 10 में से 5 पहुंचे और 5 में से कब ये 3 रह जाएंगे कहा नहीं जा सकता। भाजपा की क्षमताओं को हमें कमजोर तरीके से नहीं आंकना चाहिए। अभी तो ये उम्मीद है कि पता नहीं सरकार है कि नहीं है, सरकार है तो कौन है,
पर वक्त गुजरने के साथ आप पाएंगे कि यह संख्या और बढ़ेगी ही, इसके संदर्भ में कोई संशय की स्थिति नहीं है। 2019 के बाद जो ये पोस्ट पोल अलायंस हुआ, सब कह रहे थे ये स्वाभाविक नहीं है और गठबंधन की गांठें खुलनी ही हैं एक ना एक दिन, लेकिन वो आते आते स्थिति 2024 मार्च बनी जब ये लगा कि अब आगे नहीं, यहीं पे विराम। देखिए, गठबंधन स्वाभाविक कोई सा भी नहीं होता जी। पोस्ट पोल अलायंस हमेशा ही मजबूरी के तहत होता है। प्री पोल अलायंस स्वाभाविक माना जा सकता है, पर पोस्ट पोल अलायंस तो जरूरत के तहत होता है। भाई, भाजपा को सरकार बनानी थी, जेजेपी को सरकार में हिस्सेदारी लेनी थी। अब कांग्रेस बीजेपी तो साथ आने से रहे, तो विकल्प क्या था? या तो कांग्रेस और जेजेपी साथ आते या भाजपा और जेजेपी साथ आते। क्योंकि कांग्रेस के पास सीटों का बहुत ज्यादा अभाव था और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो जेजेपी को मुफीद रहा कि भाजपा के साथ आए। पर जिन तौर तरीकों से मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा सरकार चलाई जाती है, जिस सरकार में आने के बाद हरियाणा की संस्कृति बन गई थी पर्चियों खर्ची, उसको बंद करने का काम मनोहर लाल की सरकार में हुआ। उस सरकार के साथ तालमेल बनाकर लंबे समय तक चलना जेजेपी के लिए संभव नहीं था। ये 4 साल चल गए, यही अपने आप में अचंभे से कम नहीं है। और भाजपा ने इतना बर्दाश्त कर लिया, ये भी किसी अचंभे से कम नहीं है। कुल मिलाकर इसको टूटना ही था, इसको खत्म होना ही था। पर कहीं ना कहीं भाजपा ने शायद जेजेपी में बिखराव का इंतजार किया और उस दौर को निकल जाने दिया जिसमें वो राजनीतिक रूप से ब्लैकमेल का शिकार हो। तो कुल मिलाकर अब वो हालात दिखे कि निर्दलीय भी साथ खड़े हैं, जेजेपी के भी आधे विधायक साथ में खड़े हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है। 2/3 बहुमत की जरूरत होती है आपको सरकार पार्टी से बाहर आने के संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि वो आंकड़ा भी भाजपा जुटा ही लेगी। जी हिमांशु जी, हरियाणा की राजनीति में ये जो आज का घटनाक्रम है, इससे क्या समीकरण बदलेंगे? जेजेपी का भविष्य क्या है? क्योंकि हमने देखा अजय चौटाला कुछ नहीं बोल पाए मीडिया के आगे, वो चले गए। और बीजेपी की तस्वीर आने वाले चुनाव में और मौजूदा स्थिति में क्या रहेगी? देखिए, कुल मिलाकर बिग लूजर इज जेजेपी। जेजेपी ने सत्ता खो दी, जेजेपी ने साख खो दी और आने वाला समय बताएगा कि उसने जनता के स्तर पर समर्थन भी कितना बचा पाया। हो सकता है संसाधन की दृष्टि से जेजेपी इन 4 सालों में समृद्ध हुई हो, पर जन समर्थन के स्तर पर जेजेपी ने क्या खोया ये आने वाले समय में पता चलेगा। पर भाजपा की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने इस निर्णय के साथ में बहुत कुछ पा लिया। सबसे पहले तो ये पा लिया कि मनोहर लाल खट्टर की भाजपा के अंदर अहमियत क्या है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रही है। मनोहर लाल खट्टर आज सामूहिक रूप से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मान रहे हैं कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाला है। और मेरा निजी तौर पर आकलन ये कहता है कि जिस प्रकार से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा मनोहर लाल खट्टर जी के साथ अतीत में दिखता आया है, नेतृत्व परिवर्तन की कल्पना करना शायद जल्दबाजी है। ये कमोबेश वैसा ही दृश्य घटित हो रहा है जैसा हमने बिहार में नीतीश कुमार जी के संदर्भ में देखा था। जब अलायंस टूटता है तो मुख्यमंत्री उसके साथ इस्तीफा देकर नए सिरे से शपथ लेता है। क्योंकि अलायंस टूट रहा है, मंत्रिमंडल में 1 या 2 मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हो रहे हैं। जिनके सहयोग के साथ सरकार थी उस सरकार को अलविदा कह दिया। तो एक नैतिक बल दिखाते हुए अपना नैतिक आचरण को जनता के बीच प्रस्तुत करने की गरज से ये इस्तीफा दिया गया है। पर मुझे लगता है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तो वापस मुहर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के संदर्भ में ही लगेगी। कंवरपाल गुर्जर जी ने जो बात कही है कि सीएम तो मनोहर लाल जी हैं, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय की आहट को भाप पा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को हटाए जाने का कोई कारण वर्तमान परिस्थितियों में नहीं है। कोई उन्हें करनाल से चुनाव लड़वा के दिल्ली भेज रहा है, ये सब उन लोगों की अभिलाषा है जो मनोहर लाल खट्टर जी को इतने समय तक पदस्थ नहीं कर पाए। पर जिस प्रकार की सिनर्जी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मनोहर लाल खट्टर जी के आप अतीत में देख रहे हैं, जिस प्रकार की बेदाग छवि उनके साथ है, लोकसभा का चुनाव है, 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है, तो कोई कारण नहीं है कि खट्टर जी को बदला जाएगा। कोई भी बदलाव तब होता है जब कोई व्यक्ति के संदर्भ में यह संदेह पैदा हो जाता है कि इसके नेतृत्व में हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। खट्टर जी के साथ तो ये संकट है नहीं, पर हाँ, दुष्यंत चौटाला का साथ बने रहने से भाजपा को अपनी छवि कहीं ना कहीं दागदार होती हुई महसूस हो रही थी, तो उससे छुटकारा पा लिया गया। तो कुल मिलाकर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक नई स्वरूप में सरकार देखने को मिलेगी, ठीक वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे हमें बिहार में नीतीश कुमार के साथ में सरकार देखने को मिली। और कल ही हिमांशु, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा अपने संबोधन में कि मैं मनोहर लाल उनके पीछे ही मोटरसाइकिल पर बैठ के हरियाणा घूमता था, तो वो जो एक उनकी छवि है वो,
और आज एक निर्दलीय विधायक ने जनता टीवी से कहा कि हम पहले दिन से हमारी आस्था मनोहर लाल में थी। ये उनकी इमेज दिखा रहा है कि जिसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं उसके विपरीत है मामला। मैंने कहा ना कि मनोहर लाल खट्टर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मूलतः प्रचारक रहे हैं। ये भाजपा के नेता बाद में, ये संघ के प्रचारक पहले हैं। इन्होंने अपना जीवन समाज के संदर्भ में दिया है, तो इनकी जो वेवलेंथ है, मानसिक स्तर पर जो समन्वय है, बहुत ज्यादा परस्पर जुड़ा हुआ है। और पिछले 10 साल के कार्यकाल में, लगभग 9.5 साल का कार्यकाल हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी का, निजी तौर पर वह किसी भी मामले में दागदार नहीं है, ना ही पार्टी के संदर्भ में, सेवा भावना में, और सरकार चलाने के संदर्भ में भी कहीं कोई अड़चन दिखाई नहीं दी है। तो इसलिए बदलाव की कोई वजह दिखाई नहीं देती है जिसके आधार पर हम उम्मीद करें कि बदलाव होगा। कुल मिलाकर खट्टर जी के मंशा थी कि जेजेपी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। उस निर्णय के, उस आकलन के साथ में केंद्रीय नेतृत्व खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जेपी नड्डा जी से मिले, बात बनी नहीं, क्योंकि खट्टर जी कहीं ना कहीं इस स्तर पर स्पष्टता पे आ चुके थे कि अब ये साथ पार्टी हित में नहीं रहेगा। जी हिमांशु जी, लेकिन इसमें फिर एक प्रश्न तो खड़ा होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बार बार कह रहे थे इनसे अलग हो जाइए वरना हम अलग हो जाएंगे, मुझे लग रहा है या तो उन्होंने 2 दिन पहले जल्दबाजी कर दी, यही तो वो चाह रहे थे, वो तो आज हो गया। नहीं, वीरेंद्र सिंह जी भी कोई जेजेपी के कारण अलग हुए तो ये अतिशयोक्ति है। अगर उन्हें वीरेंद्र सिंह को जेजेपी से परेशानी थी तो जिस कांग्रेस से उन्हें इतनी परेशानी थी, उसी कांग्रेस के साथ में अपने बेटे को दिखाई देने की जरूरत क्या महसूस हुई? कुल मिलाकर जिन उम्मीदों के साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में आए थे, वो उम्मीद पूरी नहीं हुआ। हमें, आपको लग सकता है कि यार भाजपा ने इतना सब कुछ तो दिया भाई। जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, उसने चौधरी वीरेंद्र सिंह को और उनकी पत्नी को एक साथ टिकट देने में गुरेज नहीं किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह राजनीतिक रूप से संन्यास के कगार पर पहुंचे तो उनके बेटे को टिकट देने में संकोच नहीं किया। पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की हमेशा से इच्छा रही कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूं। इस इच्छा को उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उनकी वो इच्छा अधूरी ही रह गई। मनोहर लाल खट्टर जी की सफलता कह लो या परिस्थितियों का जो भी स्थिति कह लो, चौधरी वीरेंद्र सिंह देखते रह गए कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पीछे नहीं, बहुत पीछे रह गए। तो कुल मिलाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस निराशा के साथ कांग्रेस में थे, वही निराशा उन्हें भाजपा में भी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता फिर बदल दिया। इसीलिए फिर नई उम्मीद के साथ में है। इसीलिए ट्रेजेडी किंग कहा जाता है उन्हें हरियाणा की राजनीति का। एक रणनीतिक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने जिस तरीके से जेजेपी को अलग किया, क्या इसके पीछे एक रणनीतिक कारण यह है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, जेजेपी कुछ डिवाइड कर पाएगी, कुछ वोट ले पाएगी? देखिए, एक तो जेजेपी को भाजपा ने अलग नहीं किया, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला भाजपा को आंकने में भूल कर बैठे। भाई आप एक बार बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी अलायंस के तहत कुछ पाएगी तो ही तो अलायंस में रहेगी जी। कुछ खो कैसे देगी? जिस भारतीय जनता पार्टी की आज लोकसभा में हरियाणा से 10 सीटें हैं, वो अपनी 10 से 8 या 9 सीटें खुद से क्यों करेगी जी। जो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें 2019 में जीतने के बाद अब 370 का दावा कर रही है, तो वो 370 का दावा ऐसे पूरा करेगी कि जो जीती हुई है उसमें से भी खुद घटा ले। तो ये जो आकलन दुष्यंत चौटाला का था, अजय चौटाला का था, या जो इस गुमान में थे कि सरकार बने रहने की कीमत हम इस तरीके से वसूल सकते हैं, वो गलतफहमी कहीं ना कहीं इस अंजाम तक गठबंधन को ला दी। अगर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ये बोल देते चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें हैं इसलिए नैतिक रूप से यह सीटें उन्हीं के खाते में रहेंगी, अगर वो हमारे किसी व्यक्ति को अपने टिकट पर, चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार दे तो भी हम तैयार हैं, तो शायद कोई बात बनती। पर आप 10 में से अपनी 8 कर लो या 9 कर लो, तो इसके लिए भाजपा कैसे तैयार हो जाएगी? भाई भाजपा वक्त के साथ जिनके पास 5 है उसे 4, 3, 2 ले जा रही है जी। आप भाजपा को 10 से 9, 8, 7 में ले जाओगे क्या? आज भाजपा इस स्थिति में दिखाई दे रही है क्या? भाजपा का आप पूरे देश में गठबंधन देखिए, किस सहयोगी के लिए उसने अपनी सीटें कम की हैं। उसने वक्त के साथ सहयोगियों से अपने हिस्से में सीटें बढ़ाई है, अपने हिस्से की सीटें कम नहीं की हैं। तो दुष्यंत चौटाला को कहां से उम्मीद हो गई थी कि गंगा सागर से अब गंगा जो है गंगोत्री की ओर बहेगी, गंगोत्री से ही गंगा सागर के लिए गंगा बहेगी। दुष्यंत चौटाला को गलतफहमी हो गई थी, उस गलतफहमी ने उन्हें इस मुकाम पर ला दिया। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था हिमांशु जी कि क्या ये जो प्रकरण है हरियाणा का,
गठबंधन के सहयोगियों के बीच बीजेपी की कोई अलग छवि प्रस्तुत करेगा? गठबंधन सहयोगी के बीच में क्या छवि भाई? गठबंधन शुद्ध रूप से लाभ पर आधारित होता है जी। जब तक लाभ महसूस होता है तब तक सहयोगी गठबंधन में रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये बोझ बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जेजेपी को लग रहा था कि हम अपनी कीमत वसूलें। जब हितों में टकराव हो गया तो गठबंधन बिखर गया। तो कुल मिलाकर आपको अपने आप को उपयोगी बनाए रखना होगा। अगर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी ने वक्त के साथ अपना जन समर्थन जनता के बीच बढ़ाया होता, अगर भाजपा को ये लगता कि जेजेपी के वोट के बगैर हम अपनी सीटों को बरकरार नहीं रख पाएंगे, जेजेपी के बगैर हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार कायम नहीं रख पाएंगे, तो बीजेपी समझौते को बनाए रखने की कोशिश करती। पर बीजेपी को संभावना ये दिखने लगी कि इस गठबंधन के चलते ऐसा ना हो कि हम आने वाले समय में जनता का समर्थन खो दें, तो बेहतर है कि इस गठबंधन को खो दें। वो सरकार तो जा नहीं रही ना भाई, आंकड़े तो सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने रहने के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए और वर्तमान में समर्थन का आंकड़ा 52-53 पे पहुंचा हुआ है जी गठबंधन के बगैर। क्या दिक्कत है भाजपा को? मुझे अंत में एक प्रश्न आपसे करना है, क्योंकि ये सारी बातों के बीच में मुझे विप्लव देव का बयान याद आ रहा है। जैसे वो प्रभारी बने थे, उन्होंने कहा जेजेपी ने समर्थन देके कोई एहसान नहीं किया हम पे, बदले में उन्हें भी पद मिले हैं। वो तो ठीक बात है। जेजेपी का कोई एहसान क्या है भाई? जेजेपी ने कुल 10 सीटें पाई, भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें पाई जी। पर सत्ता में हिस्सेदारी की दृष्टि से देखें तो जो महक में दुष्यंत चौटाला ने समर्थन के एवज में लिए, तो उसे कोई भी व्यवहारिक आदमी ठीक ठाक कीमत ही करार देगा। तो विप्लव देव जी ने जो बात कही थी वो व्यवहारिक बात कही थी, ये एहसान नहीं है। आपने इसके एवज में, समर्थन के एवज में ठीक ठाक कीमत वसूली हुई है। और भाजपा जिस रीति नीति पर चलती है उसके विपरीत आचरण जेजेपी के विभागों में था, ये बात सभी भाजपा नेता खुलकर मानते थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने पर्याप्त बर्दाश्त किया इस सरकार या गठबंधन को बनाए रखने के संदर्भ में। और जिस मुद्दे पर गठबंधन टूट रहा है तो उसमें नैतिक रूप से कोई भारतीय जनता पार्टी या मनोहर लाल खट्टर जी को कटघरे में खड़ा नहीं रख पाएगा। भाजपा 7 सीटों पर होती, जेजेपी 3 सीटों पर होती और भाजपा ये कहती कि हमें 8 सीट चाहिए, 9 सीट चाहिए, तो आप नैतिक रूप से गलत ठहरा सकते थे लोकसभा के संदर्भ में। पर जो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत पाने में कामयाब रही है, उस भाजपा से ये उम्मीद करना कि आप अपनी सीट से हमारे लिए छोड़ दो, कैसे जाए ठहराएगा कोई? क्या ये माना जाए इस पूरे घटनाक्रम में कि बीजेपी ने एक तरह से एक जो छवि थी उससे मुक्ति पाई है? ये तो आने वाला समय बताएगा। कोई दाग रातों रात नहीं धुल जाते जी। लोग ये सवाल तो करेंगे भाई इनको इतने समय तक क्यों बर्दाश्त किया। पर कहीं ना कहीं भाजपा की ये सोच थी। निर्दलीयों का समर्थन तो भाजपा के पास पहले भी था, पर अगर जेजेपी के विधायक अलग हो जाते तो जो कीमत दुष्यंत चौटाला वसूल रहे थे शायद उससे ज्यादा कीमत निर्दलीय विधायक वसूलने की कोशिश करते थे। इसमें हमने देखा जी, कमजोर सरकार को हर कोई तेवर दिखाता है, आंखें दिखाता है। तो भाजपा ने एक सुव्यवस्थित रणनीति का परिचय दिया। जब तक जरूरी रहा जेजेपी को साथ रखा और जेजेपी ने जैसे ही अपने, जैसे कहते हैं ना, पजामे से पैर बाहर निकालना, वो कोशिश की तो बता दिया कि तुम इतनी हैसियत के लायक हो। और अब 6 महीने तो सरकार चलानी है। इस समर्थन के साथ भाजपा अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी और नए चुनाव में हो सकता है कि भाजपा फिर से स्पष्ट जनादेश प्राप्त कर सके। जब 400 पार की तैयारी है लोकसभा चुनाव के, तो उसके 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 400 पार करने के बाद 46 का आंकड़ा पार नहीं कर लेगी? तो ये भरोसा कह लीजिए भाजपा को, इसलिए भाजपा ऐसे फैसले ले रही। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, विस्तार से पूरा विश्लेषण करने के लिए और इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।